हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र बिहार का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चला है बिहार में पर्यटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमल द जैन मंदिर जो कि पटना में है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह मंदिर पटना के गुलजार बाग रेलवे स्टेशन स्थित 18वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है। यह मंदिर अगम कुआं या शीतला देवी मंदिर से थोड़ी दूर पूरब की ओर निर्मित है। यह स्थल मशहूर जैन शिक्षक स्थूलभद्र के जन्म से जुड़ा है। किसके जन्म से? स्थूलभद्र। देखिए, मंदिर का निर्माण एक ऊंचे टीले पर 1729 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पर एक अभिलेख है जिसके द्वारा इसके निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। यह अभिलेख पटना को पाटलिपुत्र के रूप में भी पहचान कराता है। नेक्स्ट है दुरुखी देवी मंदिर पटना। यह एक स्तूप की नक्काशीदार रेलिंग का अवशेष है। इस पत्थर के टुकड़े के दोनों तरफ अर्धनग्न अवस्था की महिला प्रदर्शित है, जिसकी वजह से इन टुकड़ों को दुरुखिया देवी के नाम से जाना जाता है। वाडेल के द्वारा सन 1890 में कुम्हरार स्थल के उत्खनन के दौरान इस दुरुखी को खोजा गया था, जो बाद में मौर्य वंश के द्वारा निर्मित अद्वितीय पिल्लर हॉल की वजह से प्रसिद्ध हो गया। कुछ समय बाद इस पत्थर के टुकड़े को इसके वर्तमान स्थल नया टोला में एक मंदिर जैसे स्थल पर रखा गया, जिसकी अब पूजा की जाती है। नया टोला याद रखिएगा, कंकड़बाग में है। यह द्वितीय से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान की सुंग कला का एक अनूठा नमूना है। यह स्त्री की आकृति एक हाथ से पेड़ की शाखाएं काटते और उसे चुनते साल भंजिका मालूम पड़ती है, यानी शाखाओं को काटने वाली। इन आकृतियों में युवा महिलाओं के प्रजनन से जुड़े अनुष्ठान को दर्शाया गया है, जो भारत के इस हिस्से की प्रारंभिक ऐतिहासिक अवधि के दौरान लोकप्रिय था। इस चित्र की प्रतिकृति पटना म्यूजियम के मूर्ति चित्रशाला में प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट, छोटी पटन देवी पटना। यह मंदिर पटना साहिब के चौक क्षेत्र में स्थित है एवं एक समय में इसे पटना की मुख्य प्रथम देवी के रूप में माना जाता था। कुछ वर्षों बाद इसे बड़ी पटन देवी के बाद छोटी पटन देवी के रूप में जाना जाने लगा। बुकानन के द्वारा अगर बात करें तो कथित उल्लेख में यह मालूम होता है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में छोटी पटन देवी को ही मुख्य देवी के रूप में पूजा जाता था। छोटी पटन देवी के वर्तमान मंदिर में कोई पुरातात्विक अवशेष नहीं मिलते हैं। अगर बुकानन की माने तो यह मंदिर मानसी, जो मुगल शासक अकबर के जो अकबर है, इनके सैन्य जनरल थे, इनके द्वारा ये मंदिर स्थापित किया गया है। इस मंदिर में कई ब्राह्मण देवताओं की छवियां जैसे गणेश, विष्णु, सूर्य इत्यादि शामिल है। मंदिर के पीछे इसके प्रांगण में दरवाजों के जंबो, लिंटल के खुले टुकड़े, भगवान सूर्य की एक प्रभावशाली टूटी हुई मूर्ति इत्यादि मौजूद है। ये प्राप्त अवशेष यह दर्शाते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण है 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। इसके बाद है अलावल खान का मकबरा। अलावल खान का मकबरा रोहतास जिले के मुख्यालय सासाराम शहर के दक्षिण में स्थित है। यह शहर बिहार के सबसे महत्वपूर्ण मध्ययुगीन शहरों में से एक है। अलावल खान पठान शासक शेरशाह के मकबरे का निर्माण प्रभारी था, याद रखिएगा, परंतु उसने अपने मकबरे के लिए बेहतर सामग्री की योजना बनाई थी, जिसके लिए शेरशाह के द्वारा अलावल खान को अपमानित होना पड़ा। अलावल खान का मकबरा केवल पूर्व, दक्षिण एवं उत्तर में 3 प्रवेश द्वारों के साथ चिनाई के ऊंच पत्थर के दीवारों से घिरा हुआ है, परंतु अब केवल पूर्वी प्रवेश द्वार के द्वारा ये क्रियात्मक है एवं अन्य 2 द्वार बंद हो चुके हैं। मकबरे के पूर्वी एवं पश्चिमी दीवारों पर कपोलास चढ़ाया गया है एवं प्रधान द्वार पर कुछ बेहतरीन नक्काशी के नमूने प्रदर्शित हैं। प्रांगण में अलावल खान के मकबरे के साथ उनके 2 प्रियजनों का मकबरा भी मौजूद है। नेक्स्ट, कंदहा सूर्य मंदिर सहरसा। कंदहा सहरसा के पश्चिम में 8 मील दूर स्थित एक छोटा सा गांव है। एक मध्य ऊंचाई के टीले पर यह मशहूर सूर्य मंदिर स्थित है। मिथिला के मशहूर शासक कणता वंश के नरसिंह देव के शासनकाल के तहत वामसधारा नाम से एक भक्त के द्वारा सन 1435 ईस्वी में इसे बनाया गया था। मंदिर के द्वार पर स्थापित एक संस्कृत शिलालेख में यह तथ्य दर्ज है कि मंदिर में स्थापित जो छवि है काफी बड़ी किंतु जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, परंतु दरवाजा, फर्श, फ्रेम इत्यादि विशेष रूप से संरक्षित हैं। दैवीय तस्वीर के संग फूलों से सुशोभित सजावट के साथ यह प्रेम मिथिला के कणता वंश की कलाकृतियों का अनूठा नमूना को दर्शाती है। नेक्स्ट है कटरागढ़ मुजफ्फरपुर। देखिए, बिहार में
प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के दौरान अस्तित्व में आए मुजफ्फरपुर में स्थित कटरागढ़ मशहूर एवं बेहतरीन किलाबंद शहरों में से एक है। 70 बीघा में फैला कटरागढ़ जिला मुख्यालय मुजफ्फरपुर के 45 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इसके पश्चिम से लखनदेई नदी जो है बहती है, जो इनके किनारे की कृषि आवश्यकताओं और शहरों के अंतर्देशीय जल परिवहन को एक मार्ग प्रदान करती थी। एक अद्वितीय बात यह है कि यह शहर जो है एक राजा जिनका नाम चंद था, इनके द्वारा बसाया गया, जिनकी पहचान किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व के तौर पर नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है, देखिए इस शहर को सुंग काल यानी द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो इस शहर को सुंग काल के दौरान किलाबंद किया गया था। किले की दीवारों का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसे 3 चरणों में संपूर्ण किया गया था। प्रथम चरण में शहर के चारों ओर ईंटों की दीवार जो है उठाई गई थी, पहला चरण में, याद रखिएगा। द्वितीय चरण में एक विशाल स्तूप पर भू कार्य किया गया और तीसरे चरण में क्या हुआ, तीसरे चरण में मुख्य आकर्षण चरण सेकेंड, जो मुख्य आकर्षण चरण सेकेंड था, इसके दौरान ईंटों का सुदृढ़ीकरण था। तो तीसरा चरण क्या था, चरण सेकेंड के दौरान ईंटों का सुदृढ़ीकरण। यह ईंटों के एक ढलान सा था, ईंटों के एक ढलान सा था। यह स्थल 4 से अधिक सांस्कृतिक कालों का जो है खुलासा करता है, जिनमें से प्रथम काल मौर्य काल, चतुर्थ द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, द्वितीय काल जो है सुंग काल, द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, तृतीय काल शुरुआती कुषाण काल और चतुर्थ काल काफी अंतर के उपरांत, याद रखिएगा, पाल काल अवशेषों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी 9वीं से 10वीं शताब्दी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद है नेपाली मंदिर। हाजीपुर के लगभग 6.5 किलोमीटर पश्चिम में गंगा एवं गंडक नदियों के संगम पर यह अद्वितीय नेपाली मंदिर स्थित है। नेपाल के एक सेना कमांडर के द्वारा मध्यवर्ती काल यानी 18वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर गंगा के मैदानी इलाकों में हिमालय साम्राज्य के सीगो शैली की वास्तुकला को जो है प्रदर्शित करता एक महान उदाहरण है। यह मंदिर ज्यादातर लकड़ी का जो है बना हुआ है। किसका? लकड़ी का। इस मंदिर की विशिष्ट विशेषता, इस मंदिर में की गई बेहतरीन लकड़ी की नक्काशियों एवं कलाकृतियां हैं। हिमालय साम्राज्य की बेहतरीन वास्तुकला के साथ यह नेपाली मंदिर बिहार में अद्वितीय पहचान रखता है। इसके बाद है खेरी पुरातत्व स्थल शाहकुंड। खेरी पर्वत पर स्थित इस पुरातत्व स्थल से 7वीं शताब्दी की पुरानी इमारतों एवं मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक शाह कुंड है जिसका निर्माण पूर्व मध्यकाल में किया गया था। यह कुंड 400 मीटर लंबा और 125 मीटर चौड़ा है। हाल ही में यहाँ से काले पत्थर की बनी नरसिंह, लक्ष्मी, विष्णु, गणेश, दुर्गा आदि के अतिरिक्त बुध एवं तारा की मूर्तियां जो है प्राप्त हुई है। शाह कुंड अनेक शिवलिंगों के कारण भी प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ इसके बाहरी अथवा आंतरिक क्षेत्र में स्थापित हैं। इनमें से एक जो है सहस्त्रलिंग अथवा एक मुखी शिवलिंग भी है। नेक्स्ट है महमूद शाह का मकबरा, कहलगांव, भागलपुर। बिहार राज्य के भागलपुर जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर पूरब की ओर कहलगांव अथवा कोलगंग स्थित है। महमूद शाह बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक था, जिसकी मृत्यु वर्ष 1539 में हो गई। और शेर शाह ने कहलगांव पर जो हमला किया और महमूद शाह को राज्य से जो है बर्खास्त कर अफगानों के द्वारा महमूद शाह के 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई। और महमूद शाह ने बदला लेने के लिए और शेर शाह को हराने के लिए मुगल शासक हुमायूं से जो है हाथ मिला लिया, परंतु अपने पुत्रों की मौत का सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और सन 1539 में बीमारी की वजह से महमूद शाह की मौत हो गई। बाद में कहलगांव में ही उसका मकबरा बनवाया गया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जलालगढ़ किला, पूर्णिया। जलालगढ़ किला जो है कहां पर है? पूर्णिया में है। जलालगढ़ का किला पूर्णिया जिला से 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जो कभी कोसी नदी के मुहाने पुराने जो है कह सकते हैं, कोसी नदी के पुराने अफवाह मार्ग पर एक द्वीप के रूप में चर्चित था। यह किला अब खंडहर हो चुका है। एक मान्यता के अनुसार अगर बात करें तो खागरा परिवार के सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन ने इस किले का निर्माण करवाया था, जिसके उपरांत जहांगीर ने उसे राजा की उपाधि प्रदान की
वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार अगर बात करें तो इस किले का निर्माण पूर्णिया के नवाब सैफ खान ने 1772 में करवाया था। यह किला ऊंची दीवारों से घिरी एक चतुर्भुज संरचना है जिसे नेपाल के खिलाफ आक्रमण से सीमा की रक्षा के लिए एक सीमावर्ती स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद है आरा हाउस। ठीक है, आरा हाउस आरा बिहार राज्य के भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा से महाराजा कॉलेज के प्रांगण में आरा हाउस स्थापित है। सन 1857 के पहले पूर्वी रेलवे के अभियंता विकर्स बायल के द्वारा यह 2 मंजिला संरचना तैयार की गई और इससे जो है बिलियार्ड कक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता था, जबकि आवासीय कक्ष थे थोड़े दूर स्थित थे। आरा हाउस 51 वर्ग फीट के कुल क्षेत्रफल में विस्तृत है, जिसमें बिलियार्ड कक्ष के साथ एक छोटा सा कक्ष, एक तरफ संलग्न बाथरूम एवं एक बरामदा भी शामिल है। आरा हाउस सन 1857 में प्रसिद्ध हुआ, जब विद्रोह के समय कई ब्रिटिश अधिकारियों को यहां शरण लेनी पड़ी और उनका बचाव ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है चौसागढ़ बक्सर। चौसागढ़ बक्सर चौसा या चौसागढ़ जिला मुख्यालय बक्सर के 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर जो है स्थित है। कितना? 11 किलोमीटर। चौसा अपने ऐतिहासिक उपलब्धियों की वजह से चर्चित है। 1539 ईस्वी में इसी स्थल पर शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को जो है परास्त किया था। चौसागढ़ एवं उसके आसपास के क्षेत्र में खुदाई के दौरान पाए गए अवशेष प्राचीन काल में चौसागढ़ की ऐतिहासिक महत्ता को जो है दर्शाते हैं। खुदाई के दौरान यहां से ताम्रपाषाण युग से लेकर मुगल काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से शुंग काल की 18 जैन कांस्य प्रतिमाओं से लेकर गुप्त काल के असाधारण एवं अद्वितीय अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो वर्तमान में पटना संग्रहालय एवं बक्सर के सीताराम उपाध्याय संग्रहालय में संरक्षित है। चौसा गंगा नदी एवं कर्मनाशा नदी के संगम पर जो स्थित है, जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को बिहार से अलग करता है। प्रारंभिक समय से ही चौसा का एक महान स्मरणिक महत्व रहा है। प्राचीन काल में चौसा 2 शक्तिशाली साम्राज्य काशी और मगध की सीमा पर स्थित था, जिसकी वजह से यहां महाजनपद का जो है विशेष प्रभाव रहा, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है दाऊद खान किला, दाऊदनगर, औरंगाबाद। दाऊद खान किला, दाऊदनगर, औरंगाबाद। यह किला सो नदी के पूर्वी तट पर स्थित है एवं इसे 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के अधीन बिहार के राज्यपाल दाऊद खान के द्वारा स्थापित किया गया था। दाऊद खान ने चेरों को हराकर पलामू पर जो है विजय प्राप्त की और विजय यात्रा से लौटने के दौरान उसने अस्थायी तौर पर यहां डेरा डाला और अपने नाम पर बाद में इस शहर की जो है स्थापना की। कालांतर में बुकानन के द्वारा अगर बात करें तो इसे कपड़ों एवं अफीम कारखानों के साथ एक समृद्ध शहर के रूप में देखा गया। दाऊद खान के द्वारा निर्मित सराय ऊंचे दीवारों वाली एक किलाबंद संरचना थी, जिसमें 2 बड़े द्वार भी थे। रक्षा दीवार के चारों ओर एक खाई का निर्माण किया गया एवं दूसरे राज्य के शासकों की ईर्ष्या से बचने के लिए इस किलाबंद संरचना को सराय कह सकते हैं, सराय। तो इस किलाबंद संरचना को क्या कहते हैं? सराय कहा गया है, सराय। इसके बाद है रामशिला पहाड़ गाया। रामशिला पहाड़ गाया, याद रखिएगा, गाया के दक्षिण पूर्व स्थित रामशिला पहाड़ गाया के सबसे प्राचीन एवं पवित्र पहाड़ों में से एक है। इस पहाड़ के चारों ओर प्राचीन काल की पत्थर की मूर्तियां एवं अवशेष उपलब्ध है, जो प्राचीन काल में यहां पर मंदिर होने का प्रमाण देते हैं। इस पहाड़ के शीर्ष पर एक मंदिर स्थापित है, जिसे रामेश्वर या पतालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का वास्तविक निर्माण सन 1014 में कराया गया था और फिर बदलते वक्त के साथ इस मंदिर में मरम्मत कार्य भी कराए गए। 1811 ईस्वी में कलकत्ता के श्री कृष्ण बासु ने मंदिर के सामने एक मंडप का निर्माण कराया था, जिसमें हिंदुओं के द्वारा अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। इस पहाड़ का नाम भगवान राम के नाम पर जो है रखा गया है। याद रखिएगा, भगवान राम के नाम पर रखा गया है और इसीलिए इस पहाड़ के शीर्ष पर मौजूद मंदिर में राम, सीता और हनुमान की मूर्तियां जो है स्थापित है। इस पहाड़ के संबंध में यह भी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने पूर्वजों का पिंडदान यहीं पर किया था। इसके बाद है प्रेतशिला पहाड़ गया। प्रेतशिला, देखिए, गया के उत्तर पश्चिम में स्थित यह पहाड़ हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है।
यहाँ पर बड़ी संख्या में पितृपक्ष के समय पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। इस पहाड़ के शिखर पर भगवान यम या प्रेतराज का मंदिर स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया। सन 1744 ईस्वी में लिखित एक शिलालेख से यह पता चलता है कि कलकत्ता के श्री मनमोहन दत्त के द्वारा दिए गए धन से मंदिर की सीढ़ियां निर्मित हुई है। यहां से प्राचीन काल की मूर्तियां एवं बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत के पदीय क्षेत्र हैं, यहाँ पे स्थित राम कुंड नामक सरोवर में भगवान श्री राम ने पूर्वजों के पिंडदान जो है पूर्व स्नान किया था। पूर्वजों के जो पिंडदान थे इससे पूर्व स्नान यहीं पे किया था, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है विष्णुपद मंदिर गया। विष्णुपद मंदिर कहां पर है? गया में है। विष्णुपद मंदिर जो है भारत के सभी वैष्णव मंदिरों में सबसे पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर यह निर्मित है वह भगवान विष्णु की प्रसिद्ध पौराणिक कहानियों से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने दैत्य गयासुर का संहार किया था और वहां के चट्टान पर उनके पद चिन्ह आज भी मौजूद हैं, जिसे मंदिर में मुख्य रूप से पूजा जाता है। याद रखिए, इस मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो है 18वीं शताब्दी के अंत में फल्गु नदी के किनारे कराया गया था। इसके बाद है ब्रह्म योनि पहाड़ गया। ब्रह्मा योनि पहाड़ गया। गया के दक्षिण में स्थित यह ब्रह्म योनि पहाड़ गया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसका नाम इस पहाड़ के शीर्ष पर एक प्राकृतिक विखंडन के नाम पर जो है रखा गया है, जिससे माना जाता है कि वह महिला शक्ति या ब्रह्म योनि का प्रतिनिधित्व करती है। पहाड़ी पर एक छोटे मंदिर में पंचमुखी महिला की छवि स्थापित है। इससे ब्रह्मा का एक स्त्री रूप, जिससे ब्रह्म योनि के नाम से जाना जाता है, इसकी आराधना की जाती है। इस मंदिर का निर्माण मराठा बालाजी पंडित के द्वारा कराया गया था। शिलालेख पर लिखित विवरणों से यह ज्ञात होता है कि पहाड़ के फर्श से लेकर अर्श तक की सीढ़ियां 1843 ईस्वी में कहां पर? ग्वालियर के सिंधिया जयती राव के शासनकाल में राम बाबू साहब के द्वारा बनवाई गई थी। ब्रह्म योनि पहाड़ हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पवित्र तीर्थ स्थल है। पितृपक्ष के समय यहाँ पर बड़ी संख्या में पिंडदान की जो विधि है संपन्न की जाती है। नेक्स्ट है हजारीमल धर्मशाला बेतिया। हजारीमल वेधशाला जो बेतिया है, देखिए 1892 में निर्मित हजारीमल धर्मशाला बेतिया में स्थित है। कहां पर? बेतिया में, ध्यान रखिएगा। जहां से महात्मा गांधी ने क्या किया था? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। एक बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों जैसे आचार्य जेबी कृपलानी, बाबू कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, ब्रज किशोर प्रसाद आदि ने यहां से स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया था। ठीक है, आगे है मीरा बिघा जहानाबाद। मीरा बिघा जहानाबाद तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए मीरा बिघा गांव जिला जहानाबाद। मीरा बिघा गांव तेहता रेलवे स्टेशन के 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस पुरातात्विक स्थल को मंदिरों के समूह के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पर दर्जनों की संख्या में शिव मंदिर स्थापित हैं। यहाँ के मंदिर ज्यादातर ईंटों और पत्थरों के मिश्रण से निर्मित हैं। देखिए कुछ मंदिर 9वीं से 10वीं शताब्दी के पाल काल से भी संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है जगदीशपुर किला आरा। जगदीशपुर किला आरा, देखिए जगदीशपुर किला भोजपुर जिला के जिला मुख्यालय आरा से 35 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जगदीशपुर अपने इतिहास के कारण प्रसिद्ध है। 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान जो क्या हुआ, तो देखिए 1857 के स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान मिट्टी के पुत्र बाबू कुंवर सिंह बिहार के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। कई पीढ़ियों तक बाबू कुंवर सिंह थे जगदीशपुर उज्जैनी राजपूतों के नियंत्रण में थे। बाबू कुंवर सिंह उस परिवार से संपर्क रखते हैं जिसकी वजह से आजादी का जज्बा, जुनून और उनके रग रग में बसा था। जगदीशपुर किला जहां बाबू कुंवर सिंह ने निवास किया था, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का केंद्र था, जिसकी वजह से इस किले का एक ऐतिहासिक महत्व भी था। है, इसको ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में मुख्य 2 मंजिला विशाल भवन के अलावा
इसके दोनों तरफ दो बड़े टैंक हैं और भवन के सामने कचहरी है। मुख्य भवन के सामने घोड़े पर विराजमान बाबू कुंवर सिंह की विशाल मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट है जामी मस्जिद हाजीपुर। जामी मस्जिद हाजीपुर हाजीपुर बिहार राज्य की राजधानी पटना के उत्तर में लगभग 11 मील दूर गंडक नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। हाजीपुर का नामकरण 1345 से 1358 ईस्वी के बीच, याद रखिएगा, 1345 से 1358 ईस्वी के बीच के बंगाल के शासक हाजी इलियास शाह के नाम पर किया गया था। इनके किले के भीतर एक मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे जामी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यह मस्जिद 84.5 फीट लंबी और 33.5 फीट चौड़ी है। यह मस्जिद 3 गुंबदों से घिरी है जिसमें से बीच वाला गुंबद है अन्य से बड़ा है और इसके द्वार के पत्थरों पर रचित शिलालेख सन 1987 में इसके निर्माण का विवरण देते हैं। हाजीपुर की यह जामी मस्जिद मुगल काल से संबंधित सबसे उल्लेखनीय स्मारकों में से एक है। इसके बाद है मसही कैमूर। मसही कैमूर कैमूर जिले के प्रखंड मुख्यालय भगवानपुर से 3 किलोमीटर दूर मसही स्थापित है। मसही पुरातात्विक महत्व से परिपूर्ण एक गांव है जो सुवर्ण नदी के किनारे एक टीले पर बसा है, जिसे वहां के स्थानीय लोग गढ़ भी कहते हैं। मसही गांव में बसा गढ़ 5 एकड़ के क्षेत्र में फैले हुए प्राचीन मंदिर परिसर का प्रतिनिधित्व करता है। इस पुरातात्विक स्थल से भगवान बुद्ध की बैठी और खड़ी मुद्रा में पत्थर की प्रतिमा, इसके अलावा खंभे, प्लास्टर्स, बीम, लिंटेल इत्यादि बड़े पैमाने पर प्राप्त हैं, जो यह दर्शाते हैं कि प्रारंभिक जो है मध्यकालीन काल या उससे भी पहले से इस स्थल पर बड़े पैमाने पर मंदिर स्थापित थे। मसही गुप्त काल के मुंडेश्वरी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर जो है स्थापित है। इसीलिए यह संभव है कि मसही में प्राचीन एवं प्रारंभिक मध्य युगीन काल की मूर्ति कला के बीच संबंध स्थापित हो। मुंगेर किला मुंगेर के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक यह मुंगेर किला गंगा नदी के किनारे स्थित एक चट्टानी प्रशस्तर पर निर्मित है। यह किला लगभग 222 एकड़ क्षेत्र में स्थित है एवं इसका प्रांगण 2.5 मील के दूरी तक फैला हुआ है। इस किला के याद रखिएगा, इस किला के वास्तविक निर्माणकर्ता की खोज अभी भी जो है चल रही है। यानी इसके निर्माण के जो निर्माणकर्ता हैं, इसके खोज अभी भी अधूरा है, मतलब हो नहीं पाया है। और इतिहासकारों के द्वारा यह बताया जाता है कि इस किले का निर्माण भारत के मुस्लिम शासकों के द्वारा जो है कराया गया था। राजा कर्ण से संबंधित एक पहाड़ी या प्राकृतिक चट्टान है। कर्ण चौरा बुकानन ने उल्लेख किया है कि राजा कर्ण ने इस पहाड़ी पर एक घर बनाया था। चिरांद सारण, याद रखिएगा, चिरांद बिहार के सबसे प्रतिष्ठित पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यह सारण के जिला मुख्यालय छपरा के 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। गंगा नदी एवं घाघरा नदी के संगम के उत्तरी छोर पर इसका उच्च विस्तृत स्तूप फैला हुआ है। गंगा के मैदान पर खोजा गया यह पहला नौपाषाण स्थल है। यह स्थल नौपाषाण काल से पाल अवधि यानी 8वीं और 12वीं शताब्दी तक के लंबे और निरंतर अवशेषों का भंडार है। वर्ष 1509 में बंगाल के सुल्तान अबुल मुजफ्फरपुर शाह के द्वारा निर्मित मस्जिद इस स्तूप के ताज का जो है काम करती है। इस स्थल पर प्रथम निवास नौपाषाण संस्कृति के द्वारा जो है दर्शाया जाता है, जो 3 मीटर मोटी है। एक विकसित कृषक समुदाय इस अवधि के दौरान यहाँ बस गए। खुदाई के दौरान यहाँ से कृषि के उपकरण, स्टॉक प्रजनन, कृषि उत्पाद, टूल किट इत्यादि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नौपाषाण काल के दौरान यहाँ पर जो है गेहूं, चावल, मूंग, मसूर, मटर जैसे विविध अनाजों की खेती की जाती थी। खुदाई में निकले जानवर, मछली, पंछियों का अवशेष एवं शिकार के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, तीर कमान इत्यादि खेती के साथ साथ यहाँ शिकार की प्रथा को भी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर पशुपालन के भी अवशेष मिलते हैं। यहाँ के लोग एक सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। मिट्टी के बने गोलाकार झोपड़ी में ये निवास करते थे। इसके बाद है निशान सिंह शहीद स्मारक स्थल एवं कब्रिस्तान सासाराम। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए निशान सिंह की स्मृति में सासाराम में इस स्मारक का निर्माण किया गया।
बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन में इन्होंने हाथ बटाया था। अपसगढ़, याद रखिएगा, अपसगढ़ नवादा में है। देखिए अपसगढ़ जो है पूरा स्थल नवादा जिला के वारसिलीगंज में स्थित है। कहां पर? वारसिलीगंज। इस टीले के ऊपरी समतल भूमि पर 2 पालकालीन प्रतिमाएं हैं। एक प्रतिमा भूमि के नीचे दबी हुई है और एक अन्य प्रतिमा टीले के पूर्व में पत्थर के चबूतरे पर रखी हुई है। यह प्रतिमा विष्णु की प्रतीत होती है। इस टीले में छिपे भग्नावशेषों का काल प्रवर्तित गुप्त काल से लेकर पाल काल के बीच है। इसके पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 2011 में राज्य सरकार के द्वारा इस पूरा स्थल को सुरक्षित स्मारक एवं स्थल जो है घोषित किया गया है। इसके बाद है पार्वती पहाड़ी नवादा। पार्वती पहाड़ी पर स्थित यह पूरा स्थल जो है नवादा जिले के काशी चक्र प्रखंड में स्थित है। यह पूरा स्थल जिला मुख्यालय नवादा से उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 39.5 किलोमीटर के दूरी पर अवस्थित है और इस पहाड़ी की पहचान वेदिया पर्वत से की जाती है, जिसका उल्लेख बौद्ध साहित्य सुमंगल विलासिनी में किया गया। इस पहाड़ी पर 3 स्तूप होने के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं, जिनमें से एक जो है मुख्य स्तूप है जो पहाड़ी के पश्चिमी हिस्से में सबसे ऊंचे स्थान पर है। पार्वती पहाड़, जिसे दरियापुर पार्वती पहाड़ भी कहा जाता है, दरियापुर पार्वती पहाड़ पुरातात्विक अवशेषों से भरा है यहाँ पे, और यह पहाड़ मुख्य रूप से प्राचीन काल का एक बौद्ध स्थल प्रतीत होता है। चीनी यात्री ह्वेन सांग के द्वारा उल्लेखित कपोत बिहार मठ के संरचनात्मक अवशेष जो है इस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। पहाड़ पर कई अन्य अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कम 3 को स्तूप के रूप में पहचाना जा सकता है। इसके अलावा कई अन्य प्रतिमाएं और संरचना जो है इस पहाड़ पर सभी जगह बिखरे पाए गए हैं, जो इसकी उच्च पुरातात्विक क्षमता को दर्शाता है। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म स्थल या जन्म स्थान। जॉर्ज ऑरवेल को अंग्रेजी भाषा के सबसे बड़े साहित्यिक रचनाकारों में से एक माना जाता है। उनके कई प्रकाशित कृतियों में वर्ष 1945 में प्रकाशित एनिमल फार्म और वर्ष 1949 में प्रकाशित 1984 अत्यधिक प्रशंसित कल्पित कथाएं हैं, जो सत्तावादी शासन है इस पर तेज व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी है। बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि जॉर्ज ऑरवेल का असली नाम एरिक ब्लेयर है। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म मोतिहारी में 25 जून 1903 को हुआ था। उनके पिता रिचर्ड ब्लेयर ऑरवेल के जन्म के समय ब्रिटिश एजेंट थे। ऑरवेल ने इंग्लैंड में ईटन एंड वेलिंगटन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई जो है पूरी की है। और टेकारी किला जो है गया में है। टेकारी किला गया जिले के टेकारी इलाके में स्थित है। इस क्षेत्र के याद रखिए, इस क्षेत्र के सामंत परिवारों में टेकारी परिवार का मुख्य स्थान है, जिनमें राजा के नाम से भी इन टेकारी परिवारों का जो है कह सकते हैं कि जो मुख्य स्थान है, किससे? सामंत परिवारों में टेकारी परिवार का जो स्थान है वो मुख्य है, जिन्हें राजा के नाम से भी जाना जाता है। टेकारी किला के परिसर में विविध प्रभावकारी संरचनाएं हैं, जिनमें हवेली, रंग भवन, दरबार, गुप्त भवन, तहखाना, नृत्यशाला, जादूगर, कुछ टैंक इत्यादि शामिल है। अहिल्या स्थान। अहिल्या स्थान जो है दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के अंतर्गत कमतौल रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दक्षिण अहियारी ग्राम में अहिल्या स्थान अवस्थित है। यहाँ पर भगवान राम और सीता को जो है समर्पित एक भव्य मंदिर है, जिसका निर्माण दरभंगा महाराज छत्र सिंह बहादुर ने सन 1817 में करवाया था। देखिए, चैत माह के रामनवमी के अवसर पर प्रतिवर्ष यहाँ मेले का आयोजन होता है। मान्यता है, क्या मान्यता है? मान्यता है कि देखिए, इस मंदिर का निर्माण गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के स्मृति में किया गया था। तिलहाड़ा। तिलहाड़ा क्या है? याद रखिएगा, यह पूरा स्थल नालंदा जिला अंतर्गत एकंगर सराय प्रखंड में अवस्थित है। एकंगर सराय प्रखंड में इसका जो है उत्खनन पुरातत्व निदेशालय बिहार के द्वारा कराया गया है। उत्खनन क्रम में यहाँ से ईस्वी सन प्रथम शताब्दी में स्थापित महाविहार के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से संख्या बाहुल्य में प्रशस्तर और धात्विक प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। साथ ही गुप्तोत्तर एवं मौखरी लिपि में उत्कीर्ण अनेक मुहर और कह सकते हैं कि मुद्रांक प्राप्त हुए हैं।
जिसके उद्वासन से इस पुरास्थल की पहचान 7वीं शताब्दी ईसा में भारत भ्रमण पर आए चीनी यात्री ह्वेन-सांग और 19वीं शताब्दी ईस्वी में 19वीं शताब्दी ईस्वी में भारत भ्रमण पर आए चीन यात्री 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत भ्रमण पर आए चीन यात्री ह्वेन-सांग और 19वीं शताब्दी ईसा में ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम तथा एम ब्रॉडले के द्वारा वर्णित तिलाढ़क या तिलहाड़ा महाविहार से की गई है। सोफा मंदिर, बताइए सोफा मंदिर कहां पर है? याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण के गौनाहा प्रखंड अंतर्गत सोफा मंदिर अवस्थित है। यह मंदिर पंचरथ स्थापत्य शैली में निर्मित है। इसका शीर्ष भाग गुंबदाकार है जो षष्ठकोणीय मध्य भाग पर आधारित है। मंदिर का निर्माण एक विस्तृत चबूतरे पर किया गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है जिसमें ज्यामितीय अलंकरण युक्त द्वार लगे हैं। देखिए, गर्भगृह का प्रवेश गर्भगृह का प्रवेश द्वार भी सुंदर अलंकरणों से अलंकृत है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर एक टीले पर निर्मित है। यह टीला पंडुई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह नदी शिवालय के उत्तर दिशा में बहती है। टीले के पूर्वी कटाव एवं उत्तरी हिस्से पर एक और प्राचीनतम मंदिर के भग्नावशेष बड़े पैमाने पर मिलते हैं। मंदिर के भग्नावशेष में शिखर, आमलक और स्तंभ स्थल पर विद्यमान है और ऐसा प्रतीत होता है कि 11वीं-12वीं शताब्दी जो सदी है, 11वीं से 12वीं सदी ईसा में यहाँ पर एक भव्य मंदिर रहा होगा, अनुमान है। इसके बाद है मॉरिसन बिल्डिंग। देखिए, पटना सदर अंचल अंतर्गत प्रसिद्ध गोलघर से सटे पूरब में अवस्थित है। यह भवन मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया देश की मूल निवासी मॉरिसन नामक महिला का निवास स्थान था। इस भवन का निर्माण अंग्रेजी शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड मिंटो टावर जमुई जिला के गिदौर में अवस्थित लॉर्ड मिंटो टावर का निर्माण 1906 ईस्वी में महाराजा रामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। इस टावर का निर्माण लॉर्ड मिंटो के द्वारा की गई विजय की याद में किया गया था। यह टावर ब्रिटिश काल में प्रचलित याद रखिएगा, ब्रिटिश काल में प्रचलित स्थापत्य शैली का एक अनमोल धरोहर है। नेक्स्ट है हरेश्वर नाथ मंदिर, द्वालक, मधुबनी। ठीक है, द्वालक का प्राचीन हरेश्वर नाथ मंदिर जिला मधुबनी के मधेपुरा प्रखंड में यह अवस्थित है। यह मंदिर कोसी नदी के बहाव परिक्षेत्र में है। स्थापत्य कला के दृष्टि से यह प्राचीन मंदिर अद्वितीय है। मंदिर के गर्भगृह में 3 शिवलिंग स्थापित है जिसमें मध्य का शिवलिंग बड़ा है। शिवलिंग के सामने पश्चिम में ब्लैक बेसाल्ट स्टोन पर कलाकारों ने बड़ी ही कुशलता के साथ चांदी की मूर्ति को निर्मित किया है। नंदी के मूर्ति को चांदी बाय मिस्टेक बोला गया। तो याद रखिएगा, जो ब्लैक बेसाल्ट स्टोन है, इस पर कलाकारों ने बड़ी ही कुशलता के साथ नंदी की मूर्ति को निर्मित किया है। मंदिर का शीर्ष भाग याद रखिएगा किस प्रकार है, गुंबज युक्त है जिसके भीतर अद्भुत चित्रण किया गया है। मंदिर के निर्माण में लखौरी ईंट एवं सुर्खी चूने का प्रयोग किया गया है। देखिए, राजा भोज का किला कहां पर? नवरत्नगढ़ में है। बक्सर जिले के डुमरांव प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत भोजपुर जदीद नया भोजपुर ग्राम के विद्यालय प्रांगण में बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा संचालित योजना से संबंधित भवन निर्माण के लिए नींव की खुदाई में भूपटल से लगभग 8 फीट नीचे एक प्राचीन कमरा मिला था जिनका निर्माण सुर्खी चूने का सहायता से लखौरी ईंट के द्वारा किया गया था। इस कमरे के पूर्वी भाग में एक प्रवेश द्वार भी प्राप्त हुआ है। कमरे के उत्तरी भाग में बने प्रवेश द्वार से आगे बढ़ने पर एक लंबा गलियारा भी प्राप्त हुआ। यह माना जाता है कि यह अवशेष राजा भोज के किले नवरत्नगढ़ से संबंध रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है बेसवकगढ़। देखिए, नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखंड के अंतर्गत इस्लामपुर से लगभग 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में इस्लामपुर पटना सड़क पर शेख अब्दुल्ला मोड़ से लगभग 13 किलोमीटर पूर्व बेसवक गांव स्थित है। इस गांव के उत्तर पूर्व दिशा में एक गढ़ है जिसकी लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। टीले के ऊपरी एवं निचली सतह पर कृष्णमार्जित मृदभांड के साथ लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। गढ़ के उत्तरी भाग में मध्यकालीन ईंटों की संरचना दिखाई पड़ती है। सर्वेक्षण क्रम में यहाँ सुंग कुषाण काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है लारी।
लारी जो है अरवल जिला के कुर्था प्रखंड अंतर्गत लारी ग्राम स्थित है। इस ग्राम के मध्य भाग में एक विशालकाय टीला अवस्थित है जो पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह टीला लगभग 27 एकड़ भूखंड में फैला है। टीला से पूर्व कुछ दूरी पर याद रखिएगा बनाया नदी जो मोरहर नदी की एक शाखा है प्रवाहित होती रहती है। टीले के ऊपरी भाग पर प्राचीन ईंटों की संरचनाएं मिलती हैं। निरीक्षण क्रम में यहां से कृष्ण लोहित मृदभांड, उत्तरी कृष्ण परिमार्जित मृदभांड और लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। प्राप्त मृदभांडों से यह परिलक्षित होता है कि यहाँ पर मानवीय गतिविधियां ताम्र पाषाण काल से लेकर मध्य काल तक लगातार रही हैं। इसके बाद है कोटेश्वर धाम मेन ग्राम। गया जिला के बेलागंज जो गया जिला है, गया जिला के बेलागंज प्रखंड के मुरहर एवं दरधा नदियों के संगम पर अवस्थित प्राचीन कोटेश्वर धाम मंदिर अपने स्थापत्य, मूर्तिकला और सुंदर एवं प्राचीन बसावट के अवशेषों से परिपूर्ण होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, याद क्या रखना है, एक तो लोकेशन याद रखना है, कहां पर है, गया जिला के बेलागंज प्रखंड के मोरहर एवं दरधा नदियों के संगम पर। ठीक है, गर्भगृह, मंडप और मुख्य मंडप इसके प्रमुख घटक हैं। मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में हुआ है। इसकी आंतरिक संरचना लगभग अपने मूल रूप में सुरक्षित है। मात्र गर्भगृह एवं मुख्य मंडप में आंशिक बदलाव किया गया है। मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर और ईंटों से किया गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बिहार के महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको घटना चक्र बिहार का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।